अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ्ता बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ होगा। अगर आप कराची में हैं प्लीज वक्त रख के निकलिए, बिकॉज ट्रैफिक का दबाव शदीद तरीन है। आज जिस तरह के आपको पता है कि खामोश ताज़िए का प्रोसेशन भी निकलता है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफलाइन यही जिक्र कर रही थी कि हमारे यहाँ जो 9 और 10 मुहर्रम के प्रोसेशन निकलते हैं उससे ज्यादा इसका ट्रैफिक पे असर पड़ता है। इस पर हम अपडेट भी लेंगे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। हम अपने रिपोर्टर से भी आपको बात कराएंगे कि क्या मुतबादिल रास्ते आपको अपनाने हैं। लेकिन आज पूरा दिन कराची में स्पेशली ट्रैफिक थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि सैटरडे एक दफा फिर जबरदस्त स्पाइक हमने देखी है कोविड-19 के केसेस में। 3 माह में पहली दफा हुआ है कि आपके पास 850 से भी तजावुज करके कोविड के पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। एक दफा फिर एहतियात की अशद जरूरत है अगर आप निकल रहे हैं, क्योंकि ये गैदरिंग्स का भी महीना है। लोग इज्तिमाआत, मजहबी इज्तिमाआत और मिलाद शरीफ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, बच्चे भी स्कूलों को वापस लौट गए हैं। ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और यकीनन हमें SOPs के साथ ही अब अपनी जिंदगी के मामूलात पे वापस आना है। लेकिन ये भी बड़ा अहम है कि हम एहतियात जरूर करें। ऐसा लगता है कि 6-7 महीने की एक्सरसाइज से हमने पर्सनली कुछ नहीं सीखा। आज भी कोई मास्क लगा के आता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट। दूसरी तरफ पता नहीं इसका कोई एडिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी जो अपोजिशन है, PDM है, उसको तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी कोई कोरोना जैसी सूरत हाल है। गुजरावाला कराची के बाद अब हम देखते हैं कि क्वेटा में भी एक बड़ा पावर शो हुआ जिसमें तमाम ही सियासी कायदीन ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने वहां पे क्या बातचीत की, मुझे लगा था कि शायद ये कस्टमाइज होगा, दूसरे इलाके में जाएंगे तो जरा सी मुख्तलिफ बात होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मीडिया पे पूरा मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी तमाम लोग इनको सुन रहे होते हैं। मरियम बीबी ने इस जलसे से खिताब करते हुए क्वेटा में क्या कहा, आइए उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। एक दफा वही बयानिया आपको हमने वीकेंड पर जाने से पहले वो दिखाया था कि किस तरह इंडियन मीडिया इस वक्त इस बात को बहुत उछाले हुए है, उनके हदफ पे है CPEC। चेयरमैन CF आसिम बाजवा साहब को भी वो पर्टिकुलरली टारगेट किए हुए हैं। इसके अलावा जो एक मुल्क में इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, जो पॉलिटिकल कशमकश है, उसको वो रिपोर्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान में एक सिविल वॉर का सिलसिला है। हम जानते हैं कि बलोचिस्तान में होने वाला ये पावर शो बड़ा अहम था, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया और ऑपोजिशन के लिए बल्कि इंटरनेशनल ऑप्टिक्स के लिए भी। इस वक्त जिस तरह की मुश्किलों से पाकिस्तान दो चार है, FATF की ग्रे लिस्टिंग हमारे लिए एक अहम मसला है। इसके अलावा हमारे जो माशी हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन ये किसका बयानिया है जिसमें बार बार आर्मी को टारगेट किया जाता है? मरियम बीबी को आफ्टर ऑल 5 साल की हुकूमत PMLN के खत्म होने के बाद बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का ख्याल आ गया। ये किसकी लाइन है, किसके लिए ये बातें कही जा रही हैं, इसको मजीद जरा समझने की कोशिश करते हैं। सीनियर एनालिस्ट महमूद सरफराज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महमूद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महमूद, ऐसा लगता है कि हर गुजरते पावर शो के बाद शायद ऑपोजिशन को ये ख्याल है कि वो प्रेशर बनाने में कामयाब हो गए हैं हुकूमत पे, और उनकी जो बयानों में जाहरियत है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। मरियम बीबी के इन बयानात को आप कैसे देखती हैं? खुसूसन उन्होंने कहा कि जी बाप और माँ के नाम से एक पार्टी आ जाती है, वो जन्म देती है, अगले रोज वजीर आला की कुर्सी पे बंदा बैठ जाता है। किस तरह देखती हैं इन बयानात को? देखिए सिद्रा, अभी तक अगर आप एक ओवरऑल ऑपोजिशन को देखिए, जो PDM को हमने देखा कि पहला राउंड जो है वो कल खत्म हुआ। APC से सितंबर में शुरू हुआ था, APC के इजलास से, और फिर उन्होंने अपने जो 26 पॉइंट नुकात दिए थे उसके मुताबिक उन्होंने जो पहले जलसे करने थे वो उन्होंने तीनों कर लिए। पहला गुजरावाला, फिर दूसरा कराची, तीसरा क्वेटा, और तीनों ही खासे कामयाब जलसे थे। जहां तक ये है कि बयानिया क्या है, देखिए ऑपोजिशन का बयानिया बेसिकली तो ये है कि एक तो उन्होंने ये देखा है कि हुकूमत इस वक्त, क्योंकि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही और महंगाई इतनी ज्यादा है कि अवाम के अंदर भी ऑपोजिशन को ये लगता है कि दे कैन बैंक ऑन दिस, कि अवाम की सपोर्ट होगी और अवाम की एक बड़ी ऑर्गेनिक सपोर्ट होगी। मतलब ये बाकी अपने वर्कर सपोर्टर्स के अलावा भी जो लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे, तो वो उसके ऊपर काफी बैंक कर रहे हैं। दूसरी जो वो बात कर रहे हैं वो
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करें, जो कि एक बिल्कुल सही डिमांड है, होने भी ऐसे ही चाहिए। और फिर वो सियासी मुदाखलत की भी जो उन्होंने बात की, वो तो हमारी एक हिस्ट्री है, मतलब इसके अंदर तो देखिए असगर खान केस हमारे सामने ही है, और कोई ऐसी नई बात तो है नहीं सियासी मुदाखलत पे जो वो बात कर रहे हैं उसके अंदर। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये कहना कि ये किसी और का बयानिया है, ये देखिए ये किसी और का बयानिया नहीं है, ये मेरे ख्याल में एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अवाम का भी बयानिया है कि इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होने चाहिए, और ये कि ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन मेमल, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर हियर, देखिए एक जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि आपकी 2 साल की नहीं, आपकी 72 साल की मेहनत जाया होने लगी है। अब इन 72 सालों में वो अपने 3 अदवार बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब क्या भूल जाते हैं? यानी हमें नहीं पता कि 2013 में जब इलेक्शंस हुए थे तो अभी तो गिनती पूरी नहीं हुई थी, 9:30 बजे रात को आके उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी थी। तो फिर उस वक्त किसकी मेहनत थी, किसकी बैकिंग थी उनको, कि उनको इतना यकीन था इनको वोट मिले तो वोट की इज्जत है, लेकिन बाकी दफा ऐसा कहा जा रहा है कि मदाखलत होती है और सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं। ये 2 मुतरादिफ बयानिए हैं महमल। नहीं देखिए, जो 2013 के उसमें जब उन्होंने विक्ट्री कॉल की थी तो वो इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड्स होते हैं ना, यानी कि जिस तरह पता चल जाता है, अनऑफिशियल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उन्होंने इसलिए की थी। और उसके ऊपर किसी ने उनको वो भी नहीं किया था, काउंटर भी नहीं कि नहीं आप नहीं अभी जीते, या वो वाली चीज नहीं हुई थी। इस बार अगर आप देखें तो इलेक्शन में ये जरूर हुआ कि सिवाय जो जिस जमात ने हुकूमत बनाई, बाकी सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी वो एक ही बात कह रही थी कि इस इलेक्शन में कुछ हुआ है नहीं, सही रिजल्ट। खैर उसको भी छोड़ दे, बात ये सिद्रा असल में कि अपोजिशन, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि लग रहा है कि उनका मोमेंटम भी बिल्ड हो रहा है, और एक उनको कामयाबी भी मिल रही है। कामयाबी देखिए, अगर वो अपोजिशन पार्टी जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान की पार्टीज है, और हमें किसी के भी पेट्रियटिज्म पे और इस सारे पे हमें शक नहीं करना चाहिए, और अवाम इनके साथ है। अवाम किसी गैर मुल्की बयानिए के साथ कभी साथ नहीं महमल, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है ना, जब ये कहती हैं और सवाल उन्होंने उठाया पाकिस्तान की 72 साल हिस्ट्री पे कि जी डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स में हमेशा मुदाखलत रही है इदारों की, तो सवाल यानी एक तरह से मुझे लगता है ये वार है उन तमाम लोगों की जमहूरी जद्दोजहद में, जिसमें बेनजीर शहबाज भी शामिल हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, कि हर दफा क्या इनकी हुकूमत बनी तो क्या ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज ही थी, वो मुदाखलत के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते थे? जब उस वोट की बात की जाती है तो वोट को इज्जत दो, और अब बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये जो थ्रू आउट सिनेरियो हुआ है वो सिलेक्टेड है। सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, आप इसको कैसे रीड कर रही हैं? नहीं, मुझे एग्जैक्ट है इस लाइन की, मुझे कॉन्टेक्स्ट की सॉरी शायद मैं उसको नहीं समझ सकी, लेकिन जो ओवरऑल मेरे ख्याल में वो ये कहना चाहिए, जमहूरियत तो देखिए पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आप देखें कि 2008 से अब तक जो ये 3rd डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ट्रांजिशन है जिन्होंने अपना टाइम मुकम्मल किया, उससे पहले कभी आज तक हुकूमतें जो जमहूरी हुकूमतें अपना टाइम नहीं मुकम्मल कर सकी थी। तो ये एक अच्छा ट्रेडिशन है। मैं तो खुद इस चीज के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि एक्चुअली जब तक हमारी 3, 4, 5 हुकूमतें अपना टाइम नहीं मुकम्मल करेंगी और प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं होगी, जमहूरियत स्ट्रेंथन नहीं होगी। मैं तो अभी भी समझती हूँ कि हमारी जमहूरियत एक नेसेंट जमहूरियत है। ये तो आप बताएं ना, इस वक्त जो हमारे पर कोई वार नहीं कर रहा जमहूरियत पे, 5 साल हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, 5 साल हुकूमत PMLN की थी, हालांकि वो कहते रहे इतना, उन्होंने 100 दिन प्लस का धरना भी दिया था जब 4 हलकों की बात होती थी, नहीं खोले गए वो हलके, फाइन, फिर भी 5 सालों की हुकूमत मुकम्मल की गई। आज 2.5 साल के बाद जब जमहूरियत की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं वी हैव सीरियस रिजर्वेशंस, व्हाई आर दे नॉट लेटिंग हिम कंप्लीट अ डेमोक्रेटिक टर्म? आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए वो कंप्लीट तो वो तो सिर्फ बयानात है ना, वो लोग कोई गवर्नमेंट तो नहीं उलट रहे, कोई साजिश तो नहीं ऐसी हो रही, कोई पीछे तो नहीं है कि जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। वो तो बेसिकली चाह ये रहे हैं जो ऑपोजिशन, अभी जिस चीज पे मैंने शुरू में भी कहा कि वो बैंक ये कर रहे हैं कि अवाम की एक ऑर्गेनिक सपोर्ट उनके साथ होगी और फिर देखते हैं कि उसका जी ऐसा रिजल्ट क्या होता है। वैसे जो जमहूरी तरीके प्रोटेस्ट भी बिल्कुल एक उनका डेमोक्रेटिक राइट है। दूसरा जमहूरी तरीका एक है कि उनके पास नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर ले अगर उनको लगता है कि उनके पास नंबर्स है। लेकिन अभी तक वो जो कर रहे हैं उन्होंने कोई किसी को कहा नहीं है कि आकर इनकी गवर्नमेंट को उल्टो, वो तो बेसिकली खुद ही ये बात कर रहे हैं और ये कि वो आवाम के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आउट ऑफ द टू, पर्सनली महमल आई थिंक आउट ऑफ द टू, यानी शुरुआत ये हुई थी, मुझे लगा था कि मरियम नवाज साहिबा के एतराजात या जो अपोजिशन है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से है, बट रिपीटेडली अब जब हम उनके बयानिया को देखते हैं तो वो पाकिस्तान के इदारों अदलिया के खिलाफ उनकी बात ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर इफ आई कंपेयर द टू ऑफ देम, अवामी मसाइल की बात ज्यादा मुझे बिलावल भुट्टो
भुट्टो साहब करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इस जलसे में क्या कहा, आइए हम अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं, फिर उस पर भी बात करते हैं। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी काफी अहम नकात को उठाया और उन्होंने एटलीस्ट इस बात को बड़ा क्लियरली कहा कि उनको जो इख्तिलाफात हैं वो इमरान खान साहब के रवैये और उनके एटीट्यूड से, जो कि सिंध हुकूमत का एक बड़ा वजह इख्तिलाफ है और उनका एक पेन पॉइंट रहा है। उनको लगता है कि सूबा सिंध के मामलात को तरजीहात में शामिल नहीं किया जाता, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। महमल, कराची के शो के बाद जो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद, क्या आपको लगता है कि हुकूमत वक्त किसी तरह का कोई दरार इस पीडीएम में डालने में कामयाब हुई थी, या क्वेटा को देख के लगता है कि नहीं, अभी भी PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर वेरी मच टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन? देखिए, दरार डालने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन मेरे ख्याल में वो कामयाब नहीं हुए। आप देखिए कि मरियम नवाज साहिबा ने उसी दिन ये कह दिया था कि हमें यकीन है कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी का कोई यानी किरदार नहीं है इसके अंदर पीपल्स पार्टी का, तो वो दरार डालने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, ये घाट सियासतदान है, सारी ये जमातें जो है बहुत बड़े सालों से सियासत कर रही हैं, तो इनको भी मालूम है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं, इस तरह की चीजें होंगी और इस तरह की चीजों से डील करनी है। पीडीएम का मैं ये है कि देखिए, जो भी जमात इस वक्त, बेशक वो छोटी हो या बड़ी हो, मुझे लगता है कि कोई भी अपोजिशन की जमात अगर वो पीडीएम से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश करेगी या वो पीडीएम को से थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश करेगी या बयानिए से जरा पीछे हटने की कोशिश करेगी, तो आई थिंक उनकी सियासत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये बात बिलावल भुट्टो साहब के स्पोक्स पर्सन मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी एक शो के अंदर कही कि उन पार्टीज की जो है वो सियासत शायद खत्म ही ना हो जाए अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज की। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जो अगर देखा जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त देखें अफोर्ड कि उनको कि वो आपस में कोई दरारें जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही है महमल, लेकिन स्टेक्स थोड़े फर्क है ना। बाकी तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के पास कोई ओहदा, कोई इख्तिदार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन दी अदर हैंड सूबा सिंध की जिम्मेदारी ली हुए है। अब अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड आता है, बाकी मामलात होते हैं, उनके लिए बड़ा अहम है कि हुकूमत वक्त के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ चलें। तो क्या आप नहीं समझती कि अगर इमरान खान साहब किसी तरह की लचक का मुजाहरा करें और उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग उनकी पार्टी में मौजूद हैं, हम हफीज शेख साहब की बात करें या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें, जिनका एक साबका ताल्लुक भी रह चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो अगर ये राह हमवार कर दें और इनको अलहदगी इख्तियार करने पे मजबूर कर दें, तो आपको लगता है हुकूमत इन मामलात को संभाल सकेगी? देखिए, इस तरह ये आपने जो बात की है कि स्टेक्स बिल्कुल पीपल्स पार्टी के स्टेक्स जो हैं वो बाकी अपोजिशन जमातों से ज्यादा है, क्योंकि इनके पास एक सूबे की हुकूमत मौजूद है। ये इनका डिलेमा भी है। ये उसमें वो ये कि कई दफा उनको नापीतुली बात भी करनी पड़ती है इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ब्रेक डाउन तो नहीं ताल्लुकात का करना, और वो होना भी नहीं चाहिए, उनकी एक हुकूमत भी है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के ऊपर पहले दिन से चहमगोइयां थी कि क्या एपीसी होगी नहीं होगी, मिसट्रस्ट है जमातों के दरमियान, क्या ये कराची में जलसा करेंगे नहीं, गुजरावाल आएंगे कि नहीं, बिलावल भुट्टो साहब क्या खिताब करेंगे कि नहीं क्वेटा से, ये बहुत ज्यादा इस तरह की रूमर्स जो है ना वो चल रही थी। अभी तक तो हमने देखा है कि इसके पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, वो बातें भी काफी कर रहे हैं। देखिए, पूरे सफदर साहब के वाकये के बाद भी जिस उनको एक पूरा स्टैंड भी लेना पड़ा और जिस तरह से था वो भी हमारे सामने, तो अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी कोई है वो जो पीछे हो रही है। सही, लेकिन महमूद कहा ये भी चाहता है ना कि स्टेक्स जुदा होने की वजह से शायद पीपल्स पार्टी दोनों पिचेस पे बैटिंग कर रही है। आपके सामने है कि सूबे में और खास तौर पे कराची में अगर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी होती है, उससे मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी अपनी कारकर्दगी और सूबाई इंतजामी उमूर के ऊपर। देखिए, वो तो खैर जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस थे वो तो किसी को छुपे नहीं हुए। खैर उस पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आएगा तो मेरे ख्याल में तब हम उसके ऊपर जरा बेहतर बात कर सकेंगे। बाकी ये कि देखिए, उन्होंने बेसिकली पीपल्स पार्टी के, जैसे मैंने पहले कहा, उनके स्टेक जरूर है, लेकिन उन स्टेक्स के बावजूद भी अगर वो एक स्टैंड ले रहे हैं और वो कंसिस्टेंट है, अभी तो ये पहला मरहला, जैसे मैंने पहले कहा, पहला राउंड खत्म हुआ है पीडीएम का, वो क्वेटा के जलसे से। अब अगले महीने से जलसे स्टार्ट होने, तो लेट्स सी कि अगले महीने तक क्या कुछ चेंजेस आती है कि नहीं। अभी तक तो लग रहा है कि पीडीएम जो है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट भी है, वो साथ भी है, और ये कि आवाम के अंदर भी
ان کا جو بیانیہ ہے اور جو ایک حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے جس کو زیادہ اصل میں جس کو زیادہ وہ ملی ہے وہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے. اگر آج مہنگائی نہ ہوتی سدرا, آج یہ باقی انفلیشن اور یہ سارے مسائل نہ ہوتے تو یہ جتنی مرضی پروٹیسٹ بھی کر لیتے, عوام کا ریئیکشن یا عوام کا ساتھ نہیں ہونا تھا. لیکن یہ گورنمنٹ کی اپنی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جو آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے ان کے پاس جو مربوط اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ عوامی مسائل کو ایڈریس کر لیں, مہنگائی کو, بے روزگاری کو قابو میں لے آئیں تو تھنگز ول بی ڈفرینٹ. لیکن سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے محمل کہ یہ جو پاور شوز ہو رہے ہیں اپوزیشن کا لائے عمل کیا ہے؟ جیسے آپ نے خود کہا اگر ان کو پبلک آن گراؤنڈ سپورٹ ملتی بھی ہے, انہوں نے اس وقت تمام ہی اداروں پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی نہ ہمیں حکومت وقت پہ یقین ہے, نہ ہمیں عدلیہ پہ یقین ہے, نہ ہمیں اداروں پہ اور آرمی پہ یقین ہے. تو یہ سوال یا آگے اب وہ نیکسٹ سٹیپس چاہ کیا رہے ہیں؟ واٹ ول دے وانٹ؟ میرے خیال میں اداروں کے اوپر اداروں کے مطلب کہ وہ سیاسی مداخلت اور اس طرح کی چیز بات کی. پھر باقی یہ کہ وہ چاہتے کہ لیکن اسی طرح یہ تو آپ کو اپوزیشن پارٹیز خود ہی بتا سکتی. جیسے میں نے کہا ان کے پاس آپشنز ہیں, ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں کہ نہیں. اگر واقعی اتنی زیادہ عوام کی سپورٹ ہو جاتی ہے کہ شاید حکومت کے اندر سے کوئی لوگ یا ان کی کولیشن پارٹنرز میں سے کوئی لوگ ان کے ساتھ مل جائے کہ چلے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیتے. اگر حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پاتی یا حکومت جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے اس کو صحیح بہتر نہیں کر پاتی. پھر دوسرا یہ ہے کہ عوام, جیسے میں نے کہا, عوام کی ایک آرگینک سپورٹ اگر ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہو جائے, جیسے آپ نے دیکھا تھا لائرز موومنٹ کے اندر بھی ہوئی تھی, ایک لوگوں کی اپنی مورل سپورٹ تھی, سوسائٹی کی سپورٹ تھی. تو اگر اس طریقے سے ان کو کچھ مل جائے تو پھر anything can happen because unintended consequences ہوتے ہیں یوزلی ایسی موومنٹس کے. محمل, آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کے, ان کو اگر مثال کے طور پہ نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچانے میں یہ کامیاب ہوتے ہیں, جن مسائل کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جیسے مہنگائی کا مسئلہ ہے, باقی معاشی مسائل ہیں, ان میں سے کسی کو بھی آپ اتنا اسٹرانگ پاتی ہیں کہ وہ ان مسائل کا افیکٹولی حل نکال پائیں گے؟ دیکھیے یہ ضرور ہے کہ ایک ان کے مطلب ویسے تو خیر ہمارے معاشی مسائل شاید اتنے زیادہ ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی, ویسے تو خیر یہی حکومت ہوپ فلی کنٹینیو کرے گی اور اپنے 3 سال جو رہ گئے وہ مکمل بھی کر لے گی. لیکن حکومت جو بھی ہو, وہ بے شک پی ٹی آئی کی ہو, وہ نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, کسی کی بھی ہو یا کولیشن بھی ہو, اکنامک مسائل حل کرنے میں مشکل ضرور ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہے یا آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس ٹیم ہے تو اس کا فائدہ بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے. باقی تو یہ ہے کہ اگر یہی حکومت جو ہے وہی قابو پالے اور ان ساری چیزوں کے مسائل یہ حل کر دے عوام کے, کیونکہ عوام کو تو روٹی سے میں آخری بات کرنا چاہوں گی کہ آپ حکومت وقت کو کریڈٹ دیں گی کہ ان کو کافی, ویسے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ جی سلیکٹڈ ہیں اور جمہوری اقدار پہ بلیو نہیں کرتے, اتنا اوپن فیلڈ دیا ہوا ہے, کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی ہے, شہر نگر جہاں جا کے پاور شو کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں, تمام میڈیا ان کو رپورٹ کر رہا ہے, کسی قسم کا کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہے. آپ یہ بھی تو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جن کو اپہولڈ کیے ہوئے پریزنٹ سیٹ اپ. دیکھیے پہلے میں تو ہرڈلز بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی, گجرانوالہ میں کنٹینرز وغیرہ بھی تھے. پھر یہ بھی ہے کہ ایک لیڈر کی کیونکہ بین بھی ہے, وہ تو جب ان کی آتی ہے تو پھر وہ پورا میڈیا ادھر سے جلسے سے نکل جاتے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ باقی لوگوں پھر خیر کیپٹن صفدر کا جس طریقے سے اریسٹ ہوا وہ والا ایشو بھی ہوا تو صحیح, لیکن اوور آل میں کہتی ہوں کہ اچھی بات ہے. یہ تو گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم تو خود کنٹینرز دیں گے, اپوزیشن کرے دھرنا بھی دے, اپوزیشن کرے, پروٹیسٹ بھی کرے, تو یہ اچھی بات ہے. یہ ہونا بھی ایسی چاہیے کہ کیونکہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے پروٹیسٹ کا تو وہ ان کو کرنے دینے چاہیے. اور پی ٹی آئی اگر یہ کرنے دے رہی ہے تو صحیح ہے. اس پہ لیکن میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی محمل تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک ان کی اپنی پالیٹکس ہے, عوام میں اپنی مقبولیت کو یا اپنا پاور شو کرنا ان کا حق ہے, جمہوری رائٹ ہے ان کا, لیکن پھر ایک سابق وزیر اعظم کی طرف سے جو بیانات ہیں یا اتنی منجھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں رہ چکی ہیں اس بیانیے میں بھی رسپانسبلٹی کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی نازک موڑ, یعنی انٹرنیشنل پریشرز بھی ہم پہ بہت ہیں. اور بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ محمل ہمیں صبح سویرے جوائن کرنے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک واپس آئیں گے تو ذرا دوسرے معاملات اور دوسرے ایشوز پہ بھی نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے آج پاکستان.
एंड वेलकम बैक. आपका मेरा हम सबका दोस्त सैनिटाइजर प्लीज अपने पास रखें और यकीन कीजिए कि इस शो के दौरान मेरा मास्क उतरा हुआ होता है, अदरवाइज आई ट्राई टू वेयर द मास्क एज वेल. इन प्लीज एहतियाती तदाबीर को इस वक्त बालाए ताक रखने का वक्त नहीं है. सैटरडे एक दफा फिर हमने देखा कि 3 महीने में पहली दफा वी हैड अ स्पाइक ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस. लेकिन जी आज जो हमारा इशू है वो थोड़ा मुख्तलिफ है. हम जरा बात करना चाहेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, जिसमें आप देखते हैं एक तरह का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी भी है, फियर भी है, इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं. लेकिन जैसे कहते हैं ना नीम हकीम वबाल जान, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अवेयरनेस की ख्वाहिश रखना ये एक बड़ी अच्छी इंटेंशन है. लेकिन जिस तरह इसका पोर्ट्रेयल हमारे ड्रामों में और हमारे विजिबल कंटेंट में हो रहा है, शायद इसके बारे में मजीद खदशात को जन्म दे रहा है. इसके बारे में अवेयरनेस नहीं बल्कि एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है. तो आज हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या और हमारे टेलीविजन पोर्ट्रेयल ऑफ दिस डिजीज में क्या क्या मसाइल हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह खान. शी इज अ कंसल्टिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट IPP. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह हमारे साथ मौजूद होने के लिए. फराह, स्किज़ोफ्रेनिया पहले तो प्लीज आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं, क्योंकि वाकई इसकी अलामात ऐसी हैं, फिर हमारा कल्चर ऐसा है कि कई लोग समझते हैं जी साया है, किसी जिन भूत का साया है, आवाज बदल जाती है, पर्सनालिटी बदल जाती है. व्हाट एग्जैक्टली इज स्किज़ोफ्रेनिया? अलमिया ये है सिद्रा के लोग समझते हैं कि जब बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाए ना, कहीं पर भी इलाज ना हो रहा हो, तो फिर लास्ट में साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर आते हैं. हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू ये है, जबकि उसके बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं. लेकिन वजाहत में ये करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से सब लोगों के लिए कि जिनकी भी सराउंडिंग में इस तरह के सिम्टम्स आप नोट कर रहे हो लोगों में, जहाँ पे उनको चीजें दिखाई दे रही हैं, चीजें सुनाई दे रही हैं और मौजूद कोई भी नहीं है, हकीकतन कोई भी नहीं है, वहम है. बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स कहते हैं, ऐसा एक बिलीफ हो जाना उनका कि शायद कोई मेरे, शायद नहीं बल्कि यकीनन कोई मेरे अगेंस्ट है और मुझे मार देगा, और इस तरह की सोचें आना, और फिर वो शिकायत भी कर रहे हैं. लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं कि इलाज करवाते हैं बहुत सारे तरीकों से, और फिर जब केस बिगड़ जाता है ना, फिर लेकर आते हैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास. डॉक्टर फराह, उससे भी पहले जो स्टेज होता है, पहले तो हम बिलीव ही नहीं करते. यानी अगर कोई शख्स आके ये बताए कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है या फलानी चीज़ दिखाई दी है, तो हम पहले यकीन ही नहीं करते. पहले उसको यकीन दिलाते हैं कि वहम है. फिर जब वो बेचारा डर जाता है और आइंदा कभी बताने से भी गुरेज करने लगता है, तब फिर हम खोज में लगते हैं. और फिर हमारा एक अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंस होता है. हमने बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखी हैं और हमारा एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि जी रात के वक्त, शाम के पहर, हो सकता है किसी पेड़ के नीचे बाल खोल के गुजर गया होगा कोई, तो समबडी आपके ऊपर हावी हो गया. मीडिया में जिस तरह इसको दिखाया जा रहा है, उससे आप पर्सनली एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट व्हाट डू यू फील आर द ग्रे एरियाज जो हम गलत कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लोगों तक पहुंचाने में, उसमें मैं यही बोलूंगी कि एक बहुत ही गलत पिक्चर है जो दिखाई जा रही है. एक्चुअली सिम्टम्स जो होते नहीं है, वो सिम्टम्स मीडिया के थ्रू जो है वो उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड जो है वो बताए जा रहे हैं. जबकि अगर हम देखें कि स्किज़ोफ्रेनिया स्पेशली अगर हमारी सोसाइटी में और कम्युनिटी में जितना जड़ पकड़ चुका है, वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि हम इस चीज़ के अवेयरनेस ही नहीं है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मेडिकल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस या न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है. लेकिन उसके पीछे बहुत सारे बचपन के भी रूट कॉजेज हैं. और मैं आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये पोर्ट्रे करूंगी कि हम बाज़ दफा अपनी बच्चों को डुअल मैसेजेस देते हैं. मतलब हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं. जब माइंड को डुअल मैसेजेस मिलते हैं ना, तो माइंड को समझ नहीं आता उसने फॉलो क्या करना है. और लेटर ऑन फिर ऑनसेट वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ये भी है, ऑफ कोर्स मेडिकल इश्यूज हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जैसे आपने कहा कि मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग के इश्यूज भी हैं, एंड इट्स एन एक्चुअल डिसऑर्डर. लेकिन इसकी जितनी मुझे लगता है कि एक तकलीफ दे बात ये भी है कि जितने आसान तरीके से हमने इसको अब डायग्नोज करना है, या वी हैव स्टार्टेड टू लेबल पीपल, जैसे खुदा ना खासा किसी का भी मसला होता है, ये तो साइको है, जरा सी सैडनेस फील की, ये तो डिप्रेसिव है. ये आपकी अगर रवैये में अगर आप उतार चढ़ाव देखें, भाई इसको तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. ये जो हमने लेबल्स लगाने शुरू कर दिए हैं, आप प्लीज लोगों को ये इंफॉर्मेशन दीजिए और ये करेक्ट कीजिए कि ऐसी डायग्नोसिस के लिए इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट हाउ लॉन्ग डू यू गाइस टेक? ओके, सो अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है. और वो ये है कि सबसे पहली चीज ये कि पहले प्लीज फर्क समझिए कि हर बंदा लेबलिंग या डायग्नोसिस नहीं कर सकता. यू हैव टू बी अ PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी टू असेस समबडी एंड देन टू डायग्नोज समबडी. आप खुद से सिर्फ बैचलर्स लेवल पर या सिर्फ मास्टर्स लेवल पर
ऑथेंटिक रिपोर्ट और लेबलिंग नहीं बना सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है सिम्टम्स लेके, तो आप यकीन करेंगे सिद्रा कि हम लोग भी उनके सिम्टम्स देखकर सिर्फ जो है वो उनको डायग्नोज नहीं करते हैं, बकायदा पूरी टेस्टिंग होती है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, जिसमें 3 से 5 सेशंस गुजर जाते हैं और फिर जाके एक डायग्नोसिस होता है। और एक और चीज, जब किसी को बुखार होता है तो उसको फीवरिक नहीं कहते, किसी को जॉइंडस होता है तो बोलते हैं पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडस। तो फिर अगर किसी को साइकोटिक ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको साइकोटिक क्यों कहते हैं, या साइको कहना बड़े आसानी से हमारे यहाँ कहते हैं साइको इंसान है। बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि अगर कोई बड़ी उम्र का शख्स है या कोई ऐसा शख्स है जो रेजिस्टेंट है थेरेपिस्ट के पास जाने पे, डॉक्टर फरा मेरी नजर से गुजरा है, एंड आई वाज शॉक्ड, दिस इज रियली सैडनिंग फॉर मी। यानी बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि कोई भी एक शख्स के बिहाफ पे जाता है और अपना नैरेटिव साइकोलॉजिस्ट को बताता है, कह के कि भाई फलाने शख्स को रात को डर जाता है, ऐसी बातें कर रहा है, उसको भूख नहीं लगती, इतने वक्त रोने लगता है। ये आपका एनालिसिस है, यानी एज अ थर्ड पार्टी कोई जाके नैरेटिव बता के लोगों से डायग्नोसिस और दवाइयां तक प्रिस्क्राइब करा। बिल्कुल, और सीधे तो वो वाली बात हो गई ना कि अगर आपके घर में किसी को जो है वो पित्ते की तकलीफ है और वो खुद पेशेंट बनकर डॉक्टर के सामने बैठ जाए और बताए मुझे ये तकलीफ और दवा लेकर आ जाए, तो वो कितना अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया। सो वो अनएथिकल प्रैक्टिस पेशेंट के पार्ट में या प्रैक्टिशनर के पार्ट में, डॉक्टर्स के भी पार्ट में एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे दवाएं मिल रही होती तो उसका मतलब है कि फिर जो हिस्ट्री है, फैमिली का जो सारा कॉन्सेप्ट और फैमिली से जो मटेरियल आ रहा है, या फिर जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, मतलब हम लोग की आपकी जो अपनी एक प्रोफेशन, हाँ, जो एक पूरा प्रोसेस है, तो फिर इसका मतलब टेस्ट की जरूरत क्या थी? मैं आपसे सुनूं आपको क्या इशू है और मैं आपका ब्लड टेस्ट किए बगैर अगर मैं आपको दवा दे दूं, बहुत गलत रिवायत हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉर्निंग शोज और हमारे लाइव शोज भी करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट को बिठाते हैं, किसी भी शख्स को कहते हैं कि जैसे कॉल्स आ रही होती हैं, कॉल पे लोग अपने सिम्टम्स बताने लगते हैं, एंड आई हैव सीन एक्सपर्ट्स गिव डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस के लिए आप फलानी दवाई मिलती है, इस पोटेंसी की मिलती है, आपको इसको दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खुदारा इन प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर हों एंड स्टॉप देम राइट अवे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एक हाल ही में मैं ड्रामा देख रही हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, डॉक्टर फरा ने कहा जी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्या इस सफरिंग से रिकवरी पॉसिबल है और उसका क्या तरीका होता है? इज इट थ्रू मेडिसिन, इज इट थ्रू थेरेपी, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? सिद्रा, पहले तो ये कि डिपेंड करता है कितनी पुरानी है, क्रॉनिसिटी क्या है। हर बीमारी का विंटेज चेक किया जाता है। अगर लेट्स सपोज उस बीमारी को बहुत साल गुजर चुके हैं और आपकी पुरानी बीमारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का मौजू है गुफ्तगू बड़ा ही ज़बरदस्त है। हम ज़रा अपनी ज़ुबान के हवाले से बात करना चाहेंगे, द लैंग्वेज। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ऐसा लगता है कि बड़े क्लियर कट मैसेजेस हम अपने यंगस्टर्स को भी दे रहे हैं कि इट्स प्रॉबली नॉट कूल टू बी स्पीकिंग इन उर्दू, और ये बिल्कुल इसी तरह मफरूज़ा कहा जाता है, बड़ी एक कॉमन हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका एक तसादुम नज़र आ रहा है नेशनल लैंग्वेज से। दूसरी तरफ एक भेड़चाल है जिसमें समझा जाता है कि आपके इंटेलिजेंट होने की, आपकी अक्लमंद होने की निशानी सिर्फ यही है कि आप अंग्रेज़ी में रवां गुफ्तगू कर सकें। ये जो डबल मैसेजेस हैं, इसने कहीं ना कहीं जो उर्दू की वक़्त है, जो एक ज़माने में अदबी हलकों में या इंटरनेशनली इस इलाके में भी बड़ी एक रिफाइंड ज़बान समझी जाती थी, उसकी वो हैसियत, उसके वो मकाम हम ऐसा लग रहा है उससे छीनते चले जा रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं यासिर पीरज़ादा साहब, जो कि एक कॉलमिस्ट भी हैं, अक्सर इन मौज़ूआत पे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बाकी मेहमान अभी थोड़ी देर में हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होंगे, लेकिन अगर आपसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि ज़बान की जो अहमियत होनी चाहिए, और ख़ुसूसन एक कौमी ज़बान की जो अहमियत होनी चाहिए, उससे हम क्यों महरूम किए हुए हैं उर्दू ज़बान को? बहुत शुक्रिया सिद्रा। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें हमें तारीख़ को देखना पड़ेगा। जब मुसलमान जो थे वो ईरान में आए तो उस वक़्त जो फ़ारसी ज़बान थी वो बहुत ताकतवर थी और बड़ी यानी कि उनकी एक खूबसूरत ज़बान थी। लेकिन ज़ाहिर है कि जो मुसलमान थे उनकी ज़बान जो थी वो अरबी थी, तो फ़ारसी और अरबी को आपस में यानी क्या कहना चाहिए कि मामला तय करने में कुछ 100-200 साल लगे, और फिर जो ज़ुबान जो मर्ज हुई वो फिर इन दोनों के इख्तलात से जो है वो एक ज़हूर में आई, और वो यानी उसमें अरबी की छाप जो थी फ़ारसी पर थी। तो अब वो जो फ़ारसी बाद में फिर हम आई वजूद में,
وہ نہیں رہی تھی جو اس وقت ایران میں تھی. اسی طرح جب یہ ایرانی پرشین جو تھے یہ جب بر صغیر میں آئے اس وقت بر صغیر کی جو لوکل زبانیں تھیں جو مقامی زبانیں تھیں وہاں پہ ان کے ساتھ پھر وہ فارسی کا اختلاط ہوا اور پھر ایک نئی زبان وجود میں آئی اور جس کو ہم نے پھر اردو سمجھا, اردو جانا, اور اس کا نام بھی ہم نے اردو رکھا. تو اس لیے یہ جو تاریخ میں جو یہ سفر ہوتا ہے زبان کا, اس کو میرا خیال ہے روکنا کوئی آسان نہیں ہوتا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اردو تھی اس وقت وہ پرشنائزڈ اردو تھی, یعنی کہ اس پہ فارسی کی چھاپ بہت گہری تھی. بالکل اسی طرح جیسے کہ اس فارسی پر عربی کی چھاپ ہو گئی جب مسلمان حملہ آور آئے وہاں پہ. تو اسی طرح یہ پھر بتدریج آگے جب عمل چلا اور انگریز جب آئے بر صغیر میں تو پھر ایک اس اردو پر ایک نئی ایک یعنی چھاپ لگ گئی اور ایک نیا اس نے رنگ روپ لے لیا جس کو ہم آج یعنی کہ کہتے ہیں نا جس میں سالہ سال ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس وقت جو اردو زبان استعمال کی جاتی ہے اس میں آپ کو الفاظ ملیں گے انگریزی کے بھی, ترکش زبان کے بھی, پھر اس کے علاوہ ہندی, سنسکرت کے بھی آپ کو اس میں الفاظ ملتے ہیں اور یہ شو کرتا ہے لوگ آتے ہیں بر صغیر میں, انگریز بھی آئے, پرشین بھی آئے. جی اچھا, ہمارے پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں گے وجی ثانی صاحب بھی, اور میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کے پاس یہ کالز کرنے کا بھی ہمارے پاس سلسلہ ہوگا, لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان کو بھی اپنے ساتھ شامل گفتگو کر لیں. اس کے لیے ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑ رہا ہے. بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. لینگویج سکلز ہونا جی یہ انٹیلیجنس کی ایک شاخ سمجھی جاتی ہے کہ جتنی آپ زبانیں زیادہ بولتے ہیں, اور اس وقت اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو کئی ایسے چیلنجز ملیں گے جہاں لوگوں نے کہا کہ 100 دن میں میں نے ایک نئی زبان سیکھی, 100 دن میں میں نے ایک نئی یورپی زبان سیکھ لی, اینڈ آئی فلی امرسڈ مائی سیلف, اور رواں میں بولنے لگا. لیکن ہمارے علاقے میں کچھ خاص مجھے لگتا ہے اللہ میاں کی مہر ہے کہ ہم نے تمام زبانوں کو پیچھے چھوڑنا ہے. یعنی آپ انگریزی کے علاوہ فرینچ, جرمن, بلکہ علاقے جو پاس پڑوس کی زبانیں ہیں, نہ ہمیں پرشین آتی ہے, نہ ہم نے چائنیز سیکھنے کی کوشش کی. ہم اکثر کلابے ملاتے رہتے ہیں پاک چین دوستی, پہاڑ سے زیادہ اونچی اور سمندر سے زیادہ گہری اور شہد سے میٹھی زبان ایک دوسرے کی ہم نے سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. پروگرام میں اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وجی ثانی بھی, اور ان سے بھی جانیں گے کہ ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے. بچہ صرف انگریزی فرفر بول لے. اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے وجی آج بھی بات کرتے, وہ دیکھو بیٹا ٹری پہ کرو بیٹھا ہے. تو اسی طرح بات کریں گے ہم یہ جو ملغوبہ بنا رہے ہیں مختلف زبانوں کا. تھینک یو سدرا, تھینک یو ویری مچ. اور یاسر میری برابر والی اسکرین پہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں. السلام علیکم یاسر. سوری میں تھوڑا سا ہو گیا. جو بات آپ نے کی نا کہ ٹری پر کرو بیٹھا ہے, ایک تو ہمیں انگریزی کا ایک ایسا کمپلیکس ہو گیا ہے, ایک ایسا اس کا ہم نے روب خود پر طاری کر لیا ہے سدرا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. آپ جو زبان بولیں اچھی بولیں, شستہ بولیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی مادری زبانوں سے, یعنی کہ چاہے وہ پشتو ہو, چاہے وہ بلوچی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ براہوی ہو, چاہے وہ سرائکی ہو, انہیں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ آپ کو یاسر بہتر بتائیں گے کہ ایک کلچر لاہور میں ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یار وہ شاید اپنی مادری زبان بولنے سے آپ بیکورڈ تصور کیے جائیں گے. آہستہ آہستہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اتنی اچھی پنجابی نہیں بول رہی, تو وہ اکثر لفظوں کے متعلق ہم کوئی بھی زبان اچھی نہیں بول رہے. ہم کراچی کی بات کریں جہاں پہ آپ کو بہت بڑی ایک گجراتی اسپیکنگ کمیونٹی ملے گی. گجراتی نہیں بول رہے لوگ, سندھی نہیں بول رہے لوگ, بلوچی نہیں سیکھنا چاہ رہے, بلکہ انٹرنیشنلی بھی گلوبلی دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے جو بہت سارے انڈیجنس لینگویجز ہیں وہ ہر ایک دن میں یا 3 دن کے بعد ایک زبان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی کیونکہ اس کے بولنے والے ہی نہیں ہیں. لیکن یاسر آپ کے پاس آنا چاہوں گی, کیا واقعی لوگوں کو ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے علاقائی, ریجنل یا مادری زبان کو بولنے میں؟ اصل میں نا بات یہ ہے کہ اس پہ زیادہ نا کوئی زور نہیں چل سکتا کسی کا. آپ کسی بھی زبان کو بزور طاقت یا زبردستی نہ مسلط کر سکتے ہیں, نہ اس کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا, یہ تاریخ کا اپنا ایک وہ ایوولوشن ہے کہ ارتقائی عمل ہے جس میں زبان نے پھیلنا ہے, پھولنا ہے یا اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ جو آپ انگریزی کی مثال دے رہے ہیں نا, وجی نے جیسے بات کی کہ لاہور یا پنجاب میں ایسے لوگ پنجابی نہیں بولتے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے غالباً کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا جو انگریزی بولنے والے لوگ ہیں وہ کمپنیز میں سی او لگے ہوئے ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں, ان کو امیگریشن مل جاتی ہے, وہ بڑے بڑے پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں, عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے, انگریزی میں پریزنٹیشن دی. یعنی کہ جو طاقتور لوگ ہیں, جو کامیاب سو کالڈ جو کامیاب لوگ ہیں, وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے انگریزی نہ سیکھی آپ کے بچے نے تو وہ شاید زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا, وچ از
थ्रू। अच्छा, ये अगर हमें देखें, बच्चा तो एक स्पंज की तरह होता है। यंग एज में लोग कहते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानें सिखा सकते हैं। हमारा जोर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी पे रहा। हमने यूरोपियन लैंग्वेजेस, जैसे मैंने अभी कहा कि मैंड्रिन, चाइनीज़, पूरी दुनिया ने पिछले 20 सालों में, आप अमेरिका जाइए, वहाँ के कॉलेजेस में बाकायदा सिखाई जा रही थी और पीपल बिकेम प्रोफेशनल्स लुकिंग एट द राइज ऑफ चाइना। लेकिन हम पड़ोसी होने के बावजूद हमने कोई हक अदा नहीं किया। वजह एक और बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि जो सब्लिमिनल मैसेजिंग हम कर रहे हैं उर्दू के साथ, मैंने ये नोट किए बगैर मैं नहीं रह सकी कि जितने हमारे घरों में अगर छोटे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल में जाते हैं, एक तो वहाँ स्कूल में वो अंग्रेजी बोलते हैं, घर में वालिदैन के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, सब्लिमिनली हम उनको मैसेज दे रहे हैं कि उर्दू जुबान सिर्फ और सिर्फ दादा दादी नाना नानी के साथ बोलो क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, या घर में डोमेस्टिक स्टाफ के साथ बोलो। तो ऑटोमेटिकली आप एक अनकूल उसको एक दर्जा दे रहे हैं। हम अपनी जुबान को एक मरऊब जुबान का दर्जा दे रहे हैं। आपकी बात 200% दुरुस्त है। अच्छा, मेरे साथ मसला दूसरा है। मैं बतौर शायर कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी उर्दू बोलें ताकि लोग कहें यार ये वजी सानी का बेटा है, तो एक जो मेरी जुबान है वो बोलें। इसी तरह माँ बाप को ये फख्र होना चाहिए कि उनके बच्चे अच्छी पंजाबी या अच्छी पश्तो या अच्छी बलूची। अच्छा, आप जानती हैं सिद्रा, हम कराची में रहते हैं और कराची मिनी पाकिस्तान है। आप यकीन करें, मेरे दोस्त हैं, हम चाय के होटल्स पर जाते हैं, हम वहाँ पश्तो सीखते हैं, बोलते हैं। सिंधी दोस्त हैं हमारे, हम उनसे छोटी मोटी कोशिश करते हैं सीखने की और बोलने की। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मैं थोड़ी सी बलोची सीख लूँ। ये वो ज़बानें हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। लेकिन जो आपने सबसे अहम बात की सिद्रा, वो ये थी कि फ़ारसी, उर्दू फारसी से मिलकर बनी है, अरबी फारसी इसका हिस्सा है। और लेकिन हमें बहुत सारे वर्ड अरबी के और फारसी के ऐसे हैं जो कि उर्दू ज़ुबान का हिस्सा हैं, लेकिन हमें फारसी नहीं आती। पहले हाफिज, सादी, शिराज पढ़ाया जाता था कि और शाइस्तगी होती थी। आप इसका एक छोटी सी मिसाल ले लें, लोगों को समझने में आसान होगा। अर्तुगरुल ड्रामा आजकल बड़ा मशहूर है, उसका एक आपको उर्दू वर्जन भी मिलता है ना, उर्दू में डब्ड, और दूसरा हिंदी में डब्ड। हिंदी आप समझ सकते हैं, लेकिन वो शाइस्तगी, वो खूबसूरती, आपको मज़ा ही नहीं आएगा देखने का, क्योंकि हम जैसे अगर किसी को मुखातिब कर रहे हैं तो वालिदा कह रहे हैं, वालिदा हमें समझ भी आ रहा है, वहाँ पे वो अम्मी जान जब कह रहे हैं तो वो बात ही नहीं बन रही, वो बात ही नहीं बन रही है। क्या कहेंगे यासर, उर्दू की जो अपनी एक शाइस्तगी और जो मेयार है, एक होता है उर्दू बोलना, लेकिन म्यारी उर्दू भी तो नहीं बोली जा रही। मैं वैसे ना थोड़ा सा इस बारे में मेरा व्यू ये है कि फारसी ज़्यादा रिच ज़ुबान है, क्योंकि बेसिकली उसमें से सारे ये लफ्ज़ जो है ना वो आए। उर्दू में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना, वो लश्करी ज़ुबान है और उसमें बहुत सारी ज़ुबानों के लफ्ज़ जो हैं वो शामिल हैं। अंग्रेज़ी के भी अब तो लफ्ज़ जो है ना उर्दू में वो बिल्कुल ऐसे शामिल हो गए कि उसका हिस्से लगते हैं। मसलन जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, इस तरह के, हालांकि इनके शायद उर्दू मुतबादिल मौजूद हों, लेकिन वो इतना मज़े का खेज़ होते हैं मुतबादिल के, वो आप बोलते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वो बोलना शुरू करेंगे तो आप बहुत ही अजीब लगेगा आपको। इसी तरह एक जो बहुत बड़ा इशू है ना वो है तर्जुमे का। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि जी हमें अपनी ज़ुबान में तालीम देनी चाहिए और तराजुम करवाने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो अंग्रेज़ी है ना वो लैंग्वेज ऑफ नॉलेज है, और वो इस वक्त जो कहना चाहिए कि तरक्की की ज़ुबान है तो वो अंग्रेज़ी है। दुनिया तरक्की की ज़ुबान है, ये दिस इज द राइट वर्ड, तरक्की की ज़ुबान अंग्रेज़ी है। तो वो अगर सिर्फ मेडिकल साइंस के शोबे में तकरीबन कोई हर साल 5 लाख मकाले जो है ना वो शाया होते हैं, तो आप किस किस चीज़ का तर्जमा उर्दू में करवाएंगे, ये ना मुमकिन नहीं है। इसी तरह मुझे ये मिसाल देनी अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन जो तराजिम भी हुए हैं उर्दू में, उनको उर्दू में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कश्फुल माजूब का तर्जमा उर्दू में पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत मुश्किल लगेगा, समझ भी शायद ना आए, अंग्रेजी वाला ज़्यादा आपको शायद समझ आ जाए। तो वो ये मसाइल ज़बानों के रहेंगे, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इसका हम इसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकते। ये इंसानों ने अपनी आसानी के मुताबिक ज़बानें जो है ना वो अपनाते हैं, और जिसमें उनको फायदा नजर आएगा वही जुबान तरक्की करेगी और उसी की तरवीज होगी। इसके लिए हम भले लेकिन मुझे लगता है यासर इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक हमारी सेल्फ एस्टीम से भी तो है।
آپ کو نہیں لگتا یاسر یہ آپ کی باتیں 100% درست ہیں لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تعلق ہماری اپنی ایک پہچان سے, آئیڈینٹی سے اور سیلف اسٹیم سے. اس طرح سمجھنے کی کوشش کروں گی وجہ اس کو کہ افکار سے, سوچ سے ہی تو ایک زبان زندہ رہتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ترقی کی زبان اگر انگریزی ہے تو اس پہ نئے لکھنے والے, سوچنے والے, اپنا اپنا موقف پیش کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم نے کنٹمپرری رائٹرز ہی نہیں ہے ہمارے پاس نئی سوچ پہ, یعنی ڈائجسٹ اور چیزوں کی بات نہیں کر رہی لیکن مختلف علوم پہ مضامین اردو زبان میں لکھے ہی نہیں جاتے, سوچا ہی نہیں جاتا. سدرا آپ کی بات بالکل درست ہے جو آپ نے کہا, اس اعتراض کا میں جواب دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہ بھی بڑی جو مسئلہ ہے وہ اس سے مرعوبیت کا ہے, اس سے ڈر کا ہے, اس سے خوف کا ہے, اپنی زبان کو کمتر سمجھنے کا ہے. اگر آپ اپنی زبان کو کمتر نہیں سمجھ رہے اور اسے اتنے ہی فخر سے پیش کر رہے ہیں, اسے بول رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو, تو پھر حرج نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بھی اس کی طرف بھی آنے سے پہلے, عربی زبان, ہم میں سے ہر کوئی قرآن کریم پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے, ہم نے عربی کے تمام الفاظ پڑھے ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو, یعنی کہ یہ وہ زبانیں ہیں فارسی اور عربی جس کا ہماری زبان میں حصہ ہے. روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے آیے کریمہ ہمارے سامنے آتے ہیں, بیشتر کا مطلب بھی ہمیں قریب قریب معلوم ہوتا ہے. ہم ذرا سی کوشش سے یہ 2 زبانیں سیکھ سکتے ہیں اور وہ جو کلچر تھا کہ ایک سے زائد زبانیں آنے کا وہ اب معدوم ہوتا چلا جا رہا. تو کسی بھی زبان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. عربی ان کا ایک پرائیڈ ہے اپنی زبان بولنے میں اور ان کا ایک بہت قدیم کلچر ہے. اسی طرح پرشین 2000 سال پرانا ایک پوری قدیم تہذیب ہے جس سے جڑی یہ زبان ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اچھا لکھنا پڑھنا بھی ہم بھول گئے, اس پہ کئی ایریاز جڑے ہوئے ہیں. یاسر کی طرف آنا چاہوں گی. یاسر سب سے پہلے تو جو آپٹکس ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آپ دیکھیں انگریزی زبان کی جو کتابیں ہیں ان کی اشاعت, ان کا کلر, ان کی کوالٹی مختلف ہوتی ہے. دوسری طرف جو ہمارے یہاں بچوں کو اردو کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے مختلف جماعتوں میں, وہ دیکھنے میں ہی کافی پھیکا ہوتا ہے اور اس کے مضامین بھی اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہوتے. وہ ایک ایسے دنیا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس سے آج کا بچہ کئی حوالوں سے ریلیٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. اور پھر لکھنا پڑھنا, یعنی ہم اگر کہنے کو ہم اسلامی مملکت پاکستان ہے لیکن آپ کسی گلی محلے سے گزر جائیے, آپ کو ایک سے دوسری دکان کا جو بینر ہے, جو پوسٹر ہے, وہ اردو زبان میں نظر نہیں آئے گا. ہم سب انگریزی لکھ رہے, برانڈڈ ہیں وہ چیزیں. ہم زندگی بھی زی سے لکھتے ہیں, ہم اردو لکھنا پڑھنا ہی بھولتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ جو آپ کی پہلی بات ہے نا کہ اردو کی جو نصابی کتابیں ہیں وہی دیکھنے کو دل نہیں کرتا, یا اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بڑی فرسودہ ہو چکی ہیں. مجھے شفیق الرحمان کا ایک مضمون یاد آ گیا, وجی نے پڑھا ہوگا, کہ وہ نصابی کتابوں کے بارے میں لکھا کہ اس میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ انسان جو ہیں وہ صرف کھیتی باڑی کرتے ہیں, کوئی فیکٹریوں میں کام نہیں کرتا, کوئی دفتروں میں نہیں جاتا. مطلب ہم نے جو نصابی کتابیں پڑھی معاشرتی علوم وغیرہ کی, ان میں تو یہی تھا, ہر بندہ کھیتوں میں کام کرتا ہے, دفتروں میں کوئی نہیں جاتا. تو دس از ٹرو. لیکن اب یہ ہے کہ اب ایک دوسرا مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا, کوئی نہیں جاتا, اب تو ورک فرام ہوم ہوتا ہے یاسر. اب تو دفتر بھی نہیں جا رہے, اب تو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. جی ہاں, تو وہ جو نصابی کتابیں وہ تو ہمارے ہاں جو غیر ملکی اشاعتی ادارے ہیں, آکسفورڈ, کیمبرج وغیرہ, ان کی کتابیں آ گئی ہیں اور ان میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ والی بات جو ہم کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی, کہ یعنی سنگاپور میں ایک بندہ ہے, اس کا نام لی ہے, لی نے اگر اتنا سفر طے کیا, انگریزی میں لکھا ہوا, یعنی وہ آپ کو اور ہی ایلینیٹ کر دیتی ہے نا اپنی ثقافت سے. یعنی نہ وہ نام ہمارے ہیں, نہ وہ ملک ہمارا ہے, نہ وہ مثالیں ہماری ہیں. لیکن اب کیا کریں, وہ اگر آپ نہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, مجبوری ہے, تو پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے, جس طرح وہ وجی نے ترقی والا استعمال کیا, وہ ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے. پھر وہ ضروری ہے اس کے لیے وہ پڑھنا اور آگے باہر کے ملکوں میں بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا, پھر اچھی کوئی یہاں پہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ صرف اور صرف آپ کی پروفیشنل ترقی کے لیے نہیں بلکہ پرسنل ترقی. آج تو بھائی رشتے نہیں ہوتے ارینج میرجز میں کہ بھائی اگلے کو انگریزی نہیں آتی, میں نے اس سے 2-3 باتیں جو کی تھی, ہمیں آپ نے کہا تھا سموسے پہ بیٹھ کے بات کر لیں اور زندگی کا فیصلہ کریں, اسی میں بھانپ لیا کہ اگلے کو انگریزی نہیں آتی تو بیچارہ وہیں ریجیکٹ ہو گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آئیں گے, وجہ سے پوچھیں گے کہ پروفیشنل لائف ہے پروفیشنل لائف, اور اس کے علاوہ جی ملک سے باہر جانا ہے, لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو شادی بیاہ کے معاملات کے لیے بھی انگریزی اچھی ہونی چاہیے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं लैंग्वेजेस के हवाले से, और हमारी गुफ्तगू को सुनकर अभी तक आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान में हम इतने मरऊब हैं अंग्रेज़ी ज़बान से, और इतना हमारा कमिटमेंट है उसके साथ कि हम सब वी टॉक इंग्लिश, वी वॉक इंग्लिश। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं है। अंग्रेज़ी की भी हमने वो हाल कर छोड़ा है कि अंग्रेज़ बेचारा कहेगा ये मेरी ज़बान तो ना आती। क्या कहेंगे वजी, यानी उसका भी कोई हक अदा नहीं किया। बड़ी म्यारी अंग्रेज़ी नहीं बोली जा रही पाकिस्तान में। अच्छा फिर ठीक है ना, वो इसका जवाब पता है क्या होता है? वो कहते हैं वो वसीम अकरम बोल सकते हैं क्या? वो वैसे ही मैक्शम कर देते हैं जो वसीम अकरम को, तो हम भी इनकी ज़बान बिगाड़ देते हैं। ये थोड़ा सा तो टच आता है। गुलाबी अंग्रेजी जिस तरह हम बोलते हैं, या हमारे तमाम रहनुमा बोलते हैं, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारी सारे हुकूक यहीं पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से मसला इसमें ये भी है, चलें जी इसको अंग्रेजी उर्दू की जंग से बियॉन्ड ले जाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब भी सियासत भी की जाती है उसमें भी लसानियत का रंग आ जाता है। हमारे यहाँ सिंधी को पंजाबी के अगेंस्ट, पंजाबी को बलोच के अगेंस्ट हमने ये जो पिटिंग करनी शुरू की है, जिसको अनफॉर्चुनेटली 72 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए, अभी भी हम लैंग्वेज कार्ड और प्रोविंस कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मेरा ख्याल बड़ी बदकिस्मती की बात है। जाहिर है लैंग्वेज की या ज़ुबान की बुनियाद पर तो इस तरह की तफरीक का या उसके ऊपर किसी तासुब का इजहार करना, तो दुनिया भर इसको तस्लीम कर चुकी है कि ये इस तरह की जो बातें हैं अब ये नाकाबिल कबूल हैं जदीद दुनिया में। हाँ, लेकिन ये जो हम बचपन से सुनते आए हैं ना कि जी हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, बलोची पख्तून या पंजाबी नहीं हैं, ये मुझे कोई इतना इसमें वजह नहीं लगता। भाई क्यों नहीं है? हम पंजाबी भी हैं, हम बलोची भी हैं, पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, सब कुछ हैं, और पाकिस्तानी भी हैं। तो ये दोनों बातें बजट वक्त होने में कोई हर्ज तो नहीं है, और इसमें कोई किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ नारे तो हमने खामखा जबरदस्ती जो है ना वो बच्चों को रटाए हुए हैं, जिसका मतलब ना हमें पता है ना हमें बच्चों को समझाना आता है। लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन वो है ना एहसास महरूमी है। देखें, एक तरफ है ये कहना कि हम सिंधी बलोची पठान नहीं हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन फिर जो रियल जेन्युइन मसले हैं, अगर एक कोई खास ज़बान बोलने वाले लोगों को लगता है कि उनको मौके नहीं मिल रहे, तो आपको उस महरूमी को एड्रेस करना है। वजी इसमें भी तो देखें ना, हमने कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, कोई इख्तलाफ ही नहीं इस बात में। अब यासिर इस बात से इत्तेफाक करेंगे। देखें ना, अगर कोई सूबा जो है, अगर उसने मुल्क के वसाइल पर अगर ज्यादा उसने लट से कब्जा किया हुआ है, या अगर कोई दूसरा सूबा ये समझता है ऐसी बात, तो इस परसेप्शन को, इस तासुर को भी दूर करने की जरूरत है, और उसमें हकीकी जो इकदाम हैं वो लेने की भी जरूरत है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जुबान की बुनियाद पर या कौमियत की बुनियाद पर या जिन्स की या मजहब की बुनियाद पर, किसी भी ऐसी बुनियाद पर तफरीक करना, दुनिया तो इससे बहुत आगे निकल चुकी है। बिल्कुल सही, ये बातें दुनिया तय कर चुकी है। जदीद दुनिया में इस किस्म के तासुबात का कोई तसव्वुर नहीं है। अब तो बल्कि अगर आप वो किताबें पढ़े ना अंग्रेजी की, तो उसमें मुझे अभी भी मैं उनको हजम नहीं कर पाता। वो जब एग्जाम्पल देते हैं, कोई मिसाल देते हैं, तो साथ में लिखते हैं लेट्स सपोज देयर इज ए वुमन हु इज वर्किंग इन हर ऑफिस एंड फलां फलां। पहले ये मर्दाना मिसालें होती थी सारी, यानी कोई भी मिसाल आपने देनी थी ना तो वो हिम होता था। अब हर मिसाल में हर होता है, शी होता है, ही नहीं होता। तो जदीद दुनिया जो है वो अब इस तरह से सोचती है, और इन तमाम तासुबात से वो बालातर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो आपने बात की है कि अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान में उनके साथ ज्यादती हुई है, चाहे वो जुबान की बुनियाद पे है या किसी, लेकिन ये तासुर जाता है ना यासर, ये बात बोल के मैं वजी के पास लेके आना चाहूंगी। वजी, आपने जैसे खुद कहा कि अंग्रेजी से बेशक मरूब ना हो, लेकिन हम इस बात पे हमारा फोकस नहीं होता कि कोई शख्स क्या बात कह रहा है, हम अल्फाज में, जुबान में अटक जाते हैं। यानी अगर वो कोई पते की बात भाई किसी और जबान में कह भी रहा है तो उसको समझ लो, बड़े फख्र के साथ हम अपने सोशल मीडिया पे तो किसी और जबान का कोई कोट होता है, प्रोवर्ब होता है, उसको शेयर करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगले की बात को हम यही निशाना बना देते कि भाई ये अंग्रेजी में बोलता है। या हमारे बहुत सारे कायदीन हैं, पहले बेनज़ीर साहिबा का मजाक उड़ाते थे, अब बिलावल साहब को कहते हैं कि नहीं इनका तो बड़ा अंग्रेजी डायलेक्ट है, ये लोकल जबान बोल नहीं पाते। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। यासिर ने जो बात कही ना कि जदीद दुनिया में ऐसा नहीं होता, हाँ। तो अब वो लोग ये फेज पार कर गए हैं जो शायद हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपका प्रोग्राम ये डिस्कशंस ये इसी का हिस्सा है कि हम इस फेज को गुजार के आगे जा सके। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों का जुबान की बुनियाद पर मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जुबान का बुनियादी मकसद ये है कि जो कुछ मेरा मुद्दा है या मैं कहना चाहता हूँ या मेरा मकसद है वो मेरे ख्यालात आप तक पहुँच जाएं। तो जुबान तो मीडियम है,
کیا میرا مقصد، میرا مدعا، میرے معانی آپ تک پہنچ گئے؟ اگر یہ ہو گیا تو ہماری کمیونیکیشن ہو گئی. اس میں میڈیم کا مذاق نہیں اڑایا جانا چاہیے. لیکن زبان اپنی سوچ کی بھی تو ہوتی ہے. وجی مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ایک پرٹیکولر مثال. لوگوں نے کہا کہ جن الفاظ میں جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے یہ اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ پھر آپ کی سوچ پہ بڑی گہرے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی افریقن قبیلے کا ایک ذکر وہاں پہ کیا کہ آپ ان کے سامنے تمام رنگ رکھے اور اس کے اندر ایک رنگ تھوڑا مختلف تھا، لیکن کیونکہ ان کی زبان میں وہ نہیں تھا، آپ یقین کیجئے کہ جب وہ ٹیسٹ، وہ سروے کنڈکٹ کیا گیا تو لوگوں نے اس کو وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے تھے، کیونکہ جس لفظ کو ہم بول نہیں سکتے، جس کی کوئی ریکلیکشن، جس کا کوئی خاکہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اگر وہ ہماری نظروں کے سامنے بھی ہو تو ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. which is so important for our positivity and negativity. یاسر نے ابھی جیسے مثال دی کہ ہم فوراً مثالیں دیتے ہیں. آپ پاکستان میں کسی 3 سال کے بچے کو بھی کہیں کہ گھر کی تصویر بناؤ تو وہ ایک تکونی چھت والا گھر بناتا ہے جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. یاسر یہ ہم کب اس سے نکلیں گے؟ یہ تو خیر اب وہی والی بات جیسے ہم نے نصاب کی نا، ہمارے نصاب میں کچھ بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہیے. یہ سارے جو مسائل ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ ہے. مثلا ہم جو مسئلے کو ہم جو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم حل اس کو اس طرح سے نہیں کرتے جو اس کی جڑ. مثال کے طور پہ اب جو یکساں نظام تعلیم ہے، نظام تعلیم جو ہے، اس میں ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہی تمام مسائل کا حل ہے. حالانکہ یہ نعرہ ہی بالکل ایبسرڈ ہے میرے نزدیک، بالکل فضول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یکساں نظام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کیا آپ پھر یکساں ٹیوٹر بھی رکھیں گے، ان کو یکساں گاڑیوں میں بھی بھیجیں گے، ان کے یکساں وہ تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی ان کا انشور کریں گے، ان کے گھر بھی ویسے ہی ہوں گے، ان کو سہولتیں بھی ویسی دی جائیں گی، ان کی انکم بھی ویسی. تو یہ بیسیکلی کلاس کا فرق ہے. یہ نظام تعلیم یکساں ہونے کی بات نہیں ہے. مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس ایک نعرے میں تمام مسائل کا حل ڈھونڈ لیا. جو آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ اصل میں سارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے نصاب تعلیم سے ہی اس کے سوتے پھوٹتے ہیں. وہ اصل جو سورس ہے نا ان مسائل کا وہ ہے ہماری جو سوچنے کے انداز غلط ہیں. ہم نے جو مفروضے قائم کیے ہوئے، جو اپنے بارے میں جو ہمیں ہسٹری غلط پڑھائی جاتی ہے، تاریخ کے بارے میں ہمیں جو مغالطے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے. آپ نے یہ نوٹس کیا، آپ لوگوں نے، آپ تو بہت خوبصورت اور شائستہ زبان بولتے ہیں، لیکن وجی ہماری زبان میں اور ڈیلی ایکسپریشن میں جاہریت کتنی آ گئی ہے. یعنی اگر کسی کو تندور سے روٹی بھی منگانی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ آوازیں سننے کو ملی، بھائی 5 روٹی مار دو. اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ بھی بات کرتا ہے کہ انٹر مار دو. یہ ہر چیز میں مار پٹائی کیوں آ گئی ہے اتنی؟ اچھا وہ شاید ہمارے معاشرے کا اوور آل فرسٹریشن ہے. مختلف طرح کی فرسٹریشن یاسر جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لیٹ سپوز میں دفتر آ رہا ہوں، بہت زیادہ ٹریفک ہے اور مہذب معاشروں میں ہارن بجانے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ٹریفک کو ہم آج تک کچھ 50-60 سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکے. ہم لوگوں کو بیسک سیوک سینس نہیں دے سکے. ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ زیبرا کراسنگ سے پیچھے رکنا ہوتا ہے اور لال بتی سے ڈر جانا اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری فرسٹریشن جمع ہوتی ہے. ہم اصلی زیبرا کا کیا حال کرتے ہیں ہمارے چڑیا گھر میں، تو زیبرا کراسنگ تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جمع ہوتا رہتا ہے. ہمارے سیاسی نظام کی فرسٹریشن ہے. ہمارے عوام کو یہ لگتا ہے جتنے حکمران آئے پچھلے 70 سالوں میں، ایک وقت ہوتا ہے جب سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ مارشل لا آ جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ دوبارہ سے سویلینز کا انتظار کرتے ہیں. تو وہ ایک ناآسودہ خواہشیں ہیں ان کی، ایک فرسٹریشن ہے، ایک بڑھتا ہوا اضطراب ہے، جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ہماری زبان تلخ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے لہجے جو ہے وہ زہر آلود ہوتے جا رہے ہیں. وہ ضروری ہے کہ کتھارسس کیا جائے اپنا اور نظمیں پڑھی جائیں. لیکن یہ اچھا نظم بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا. دیکھیں اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم وبال جہاں. اب سب نے فیض احمد فیض صاحب کو، فراز کو اور جالب کو پڑھ تو لیا ہے، لیکن پھر وہ ہر مارچ میں ہم وہی باتیں سنتے ہیں اور سب کو لگتا ہے کہ وہ انقلاب لا رہے ہیں، چاہے وہ ٹینکر مافیا کے خلاف پروٹیسٹ ہو یا پھر وہ 8 مارچ کی پروٹیسٹ ہو. اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں بطور شاعر کی؟ کیا وہ فلسفہ جو جالب صاحب کا تھا جب وہ کہہ رہے تھے میں نہیں مانتا، اور یہ جن چیزوں سے انکاری ہو رہے ہیں وہ ایک ہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. لیکن اختلاف کی، احتجاج کی علامت جالب صاحب بن گئے، فیض صاحب بن گئے، اور اس کے بعد نئے نام نہیں آئے. فراز صاحب آخری نام تھے جو کہ احتجاج کی علامت بنے، اپنے کردار سے بھی، اپنے اشعار سے بھی. اب اتنے شاید باکردار لوگ نہیں آ رہے یا انہیں اتنی پذیرائی نہیں مل رہی. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جان ایلیا بہت مشہور ہوئے، پوسٹیومسلی ہوئے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو ڈسکور کر لیا. لیکن ان کا وہ احتجاج کا وہ رنگ نہیں تھا جو فیض صاحب کا تھا. وہ محبت کا اور محبت میں احتجاج
उनकी तकलीफ का बयान करने का एक खास अंदाज था जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है। यासिर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई नए लिखने वाले नहीं आए जिसकी वजह से ये खला हम महसूस करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इस पे ज़्यादा तो वैसे वजी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है नए लिखने वालों में शायरी की तो बेतहाशा किताबें हैं और बड़े बड़े उम्दा शायर, बहुत बेहतरीन, कराची में भी बहुत अच्छे हैं, लाहौर में भी। कराची लाहौर को छोड़ें, जो पाकिस्तान के जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, छोटे शहर हैं, कस्बे, वहाँ भी बहुत ही अच्छी शायरी हो रही है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि इतनी अच्छी शायरी लोग ये कर रहे हैं। तो शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उसमें तो मुझे कोई ऐसे गिला नहीं है पाकिस्तानी कौम से या अदीबों से कि उसमें कोई तरक्की नहीं हुई इस तरह से। अलबत्ता जो फिक्शन है, नसर है, इसमें उस तरह से मुझे वो क्वालिटी या मयार नहीं मिलता जो हमें आज से लट से 20 साल पहले जिस तरह अशफाक अहमद थे, तारड़ साहब हो गए, या बानो कुदसिया हो गई, या और जो हमारे बहुत बड़ी डिबेट्स में, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेगेसी है वो नहीं हम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मजमून नवीसी से और इसके अलावा बैतबाजी से और स्पीचेस से हम दूर होते चले जा रहे हैं। और इसको मुझे याद है वजी, जब हम ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस होते थे तो हम कमाल मुकर्ररात थी आप। बिल्कुल, यानी मैं अंग्रेजी में तकरीर करती थी, लेकिन आई वुड लुक फॉरवर्ड टू द उर्दू राउंड्स, ताकि उसमें बड़ा एक अपना ही उसका एक मजा होता था, एक अपनी उसकी एक कशिश होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया वजी और यासिर मौजूद होने के लिए। अच्छी नशिस्त रही आप लोगों के साथ और ये बड़ा अहम मौजू है जी। अगर इसका जरा सा भी आपके दिल पे असर हुआ हो और आप अपने उर्दू की थोड़ी नोक पलक दुरुस्त कर लें तो मुझे लगेगा कि आज का प्रोग्राम कामयाब रहा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।